नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ी, ठंड को देखते हुए 21 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। हरियाणा में अनिल विज ने नायब तहसीलदार ARO किया सस्पेंड। आदर्श सहकारी समिति की प्रॉपर्टी की गलत रजिस्ट्री कराई, ADC को जांच करने को कहा। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत। हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ के अटेली में CM फ्लाइंग और CID की टीम ने 3 सरकारी कार्यालयों में छापेमारी की। इस दौरान नगर पालिका, कृषि विभाग और मार्केट कमेटी कार्यालय में अनेक कर्मचारी गैर मौजूद पाए गए। ठंड से किसानों के चेहरे खिले, गेहूं की अच्छी पैदावार की संभावना, लेकिन वैज्ञानिकों ने पीले रतुए पर नजर रखने की एडवाइजरी जारी। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार 14 जनवरी को PW रेस्ट हाउस में लगेगा। मोदी ने शुरू की 2024 के आम चुनाव की तैयारी। सांसदों से PM ने कहा ग्राउंड वर्क और सोशल मीडिया पर रखे फोकस। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, KS भरत और पृथ्वी शाह को मौका। विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल और अक्षर पटेल को आराम दिया गया। 18 जनवरी से शुरू होगा वनडे। हरियाणा में CET रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट आई है। हरियाणा SSC ने साझा की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हरियाणा मौसम समाचार। हरियाणा में ठंड का कहर थमा, इस दिन से फिर दिखाई देगा मौसम में बदलाव। हरियाणा में ठंड का कहर अब धीरे धीरे थमने लगा है। नए साल 2023 के जनवरी के पहले सप्ताह से समूचे मैदानी राज्यों, खासकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में शुरू हुआ भीषण शीतलहर का दौर समाप्त हो गया। पूरे क्षेत्र में तापमान बढ़ने से आम लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड से जरूर राहत मिली है। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सभी मैदानी राज्यों, खासकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन जल्द ही मौसम पूरे मैदानी राज्यों, खासकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में एक बार फिर से करवट लेने वाला है, क्योंकि 14 जनवरी के बाद जैसे मौसम प्रणाली हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली को पार करेगी, उसी तरह मकर संक्रांति के बाद पूरे क्षेत्र में हवा का पैटर्न फिर से बदल जाएगा। हिमालय की ठंडी बर्फीली उत्तरी हवाओं के एक बार फिर से शुरू होने से मौसम में शीतलहर, दिन में कड़ाके की ठंड व ठंड की स्थिति, दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट और हाड़ कपा देने वाली ठंड का तीसरा दौर चलने की प्रबल संभावना बन रही है। हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ी, ठंड को देखते हुए 21 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। 22 को संडे को खुलेंगे। 22 को संडे होने के कारण 23 को खुलेंगे स्कूल। हरियाणा में ठंड को देखते हुए स्कूलों में 6 दिन का शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। अब सूबे में 21 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। 22 जनवरी को रविवार होने के कारण स्कूल 23 जनवरी यानी सोमवार को पूर्व की भांति खोले जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इससे पहले हरियाणा के शिक्षा विभाग ने 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों के ऑर्डर जारी किए थे। इस साल ठंड को देखते हुए सरकार ने छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है। यह पहली बार होगा कि हरियाणा में 22 दिन लगातार शीतकालीन अवकाश किया गया है। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं की भी घोषणा हो चुकी है, इसलिए छुट्टियों के कारण 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की तैयारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसलिए इन्हें स्कूल में आना होगा। बोर्ड की परीक्षाओं की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कक्षाएं लगाई जाएंगी। साथ ही अवकाश के दौरान आने वाले शिक्षकों को बदले में अर्जित छुट्टी दी जाएंगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखे गए कर्मचारियों की मौत के बाद आश्रितों को नौकरी के लिए मानव संसाधन विभाग की मंजूरी की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब मुख्यमंत्री के अप्रूवल के साथ ही फाइल सीधे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेज दी जाएगी। तो वहीं मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि विभिन्न विभागों की ओर से मृतक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर रखने के संबंध में मानव संसाधन विभाग को कई प्रश्न और मामले प्राप्त हो रहे थे। ऐसे मामलों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। हरियाणा में 16,000 फैक्ट्रियां सरकार के रडार पर, 30,000 मजदूरों को पूरा वेतन नहीं दिया। CM ने श्रम विभाग से रिपोर्ट तलब की। हरियाणा में मजदूरों की सैलरी पर संकट खड़ा हो गया है। राज्य की फैक्ट्रियां मजदूरों को पूरा वेतन नहीं दे रही हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक ये मामला पहुंचा है। CM खट्टर ने इस मामले की जांच के लिए हरियाणा सरकार के श्रम विभाग को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही 1 महीने में जाँच पूरी कर रिपोर्ट देने की अधिकारियों को हिदायत भी दी है। प्रदेश सरकार में 16,000 औद्योगिक इकाइयां यानी फैक्ट्रियां हैं। इनमें से 13,000 बड़ी और 3,000 मीडियम व स्मॉल कैटेगरी की फैक्ट्रियां हैं। आपको बता दें कि पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर, जींद, फरीदाबाद, रोहतक में ऐसे उद्योगों की संख्या अधिक है। जानकारी मिली है कि श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों के द्वारा कम सैलरी दी जा रही है। इसके बाद CM ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश श्रम विभाग को जारी कर दिए हैं।
हरियाणा के फतेहाबाद में विरोध के बाद सेमन पहुंचे मंत्री बबली, बदलना पड़ा कार्यक्रम स्थल, ग्रामीणों ने दिखाई काले झंडे, दो पक्षों में तनातनी। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव सेमन में सुबह ग्रामीणों द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली गांव में पहुंचे। हालांकि विरोध की आशंका के चलते उनके कार्यक्रम का स्थान बदल दिया गया। इस दौरान देवेंद्र बबली ने फिर कहा कि राजनीति में नकारे जा चुके कुछ लोग एक होते भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मंत्री जब अगले गाँव जाने लगे तो रास्ते में खड़े ग्रामीणों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। बबली ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि बिढ़ाई खेड़ा में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में जोश है। उन्होंने कहा कि टोहाना में राजनीति अब बदली है, अब मान सम्मान की राजनीति होती है, लूट झूठ और गुंडागर्दी की राजनीति को खत्म कर दिया गया है। विरोध करने वालों से बबली ने कहा कि यदि कोई समस्या है, सुझाव है तो चुने हुए लोग आए, अपना सुझाव रखें। यहाँ वहाँ विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे वे अपने क्षेत्र के विकास को बाधित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने ई टेंडरिंग का फैसला लेकर जताया है कि जनता के पैसे को दिमक की तरह अब खाने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, छात्रवृत्ति और यूनिफॉर्म के 260 करोड़ रुपए फंसे, 17 लाख स्टूडेंट्स परेशान, पढ़ाई शुरू हुए अभी बीत चुके हैं 9 महीने। हरियाणा में शिक्षा विभाग के MIS पोर्टल पर डेटा अपडेट न होने के कारण 260 करोड़ रुपए फंस गए हैं। पैसा रिलीज नहीं हो पाने के कारण राज्य के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 17 लाख बच्चों का छात्रवृत्ति भत्ता रुक गया है। साथ ही यूनिफॉर्म ग्रांट भी मिल नहीं पा रही है, जबकि शिक्षा सत्र शुरू हुए 9 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। आपको यहाँ पर बता दें कि सभी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म ग्रांट के नाम पर 5वीं तक 800 रुपए व कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक 1000 रुपए एक मुश्त देने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक 150 रुपए प्रति माह और छात्राओं के लिए 225 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति भत्ता भी दिया जाता है। वहीं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 200 रुपए, छात्राओं के लिए 300 रुपए हर महीने दिया जाता है। यह राशि प्रतिमास के हिसाब से हर तिमाही यानी साल में 4 बार देने का प्रावधान है। राजकीय शिक्षक संघ हरियाणा के जिला महासचिव सुनील बास ने बताया, समस्या का पता होने के बाद भी जिम्मेदारों का काम समय पर सही करने के बजाय अधिकारियों का मंत्री और सरकार को गलत आंकड़े दे झूठी तस्वीर पेश करना है, जिसका खामियाजा इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। रोहतक में किसान सभा की बैठक, 26 को जींद में महापंचायत का फैसला, आंदोलन की रणनीति की करेंगे घोषणा। हरियाणा के रोहतक में किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित सिंह की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में 26 जनवरी को जींद महापंचायत के सफल आयोजन की चर्चा की गई। किसान सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। इसी दिन देश में स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था और ऐतिहासिक किसान आंदोलन के लिए भी 26 जनवरी का विशेष महत्व है। इसलिए 26 जनवरी को जींद में हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, NCR आदि के किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें आंदोलन की भावी रणनीति की घोषणा की जाएगी। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार 14 जनवरी को PWD रेस्ट हाउस में लगेगा, पहले GNM कॉलेज में लगना था। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार पूर्व की तरह इस शनिवार भी अंबाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस में ही लगेगा। पहले अत्यधिक सर्दी के चलते स्थान बदलकर GNM कॉलेज में लगाने का निर्णय लिया गया था। जनता दरबार में दोपहर 1 बजे तक पहुँचने वाले फरियादियों की समस्याएं सुनी जाएंगी। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से आने वाले लोगों की समस्याओं को सुनकर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 90 करोड़ लोग संक्रमित, हेल्थ एक्सपर्ट बोले 2 से 3 महीने रहेगा पीक। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 11 जनवरी तक देश की 64% आबादी यानी लगभग 90 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं चीन की हेल्थ एक्सपर्ट जेन गुआंग ने दावा किया है कि कोरोना की पीक 2 से 3 महीने तक रहेगी। गुआंग के मुताबिक कोरोना अब वहाँ के गाँव में भी हाहाकार मचाएगा। गाँव में कोरोना के की वजह चीन में 21 जनवरी से शुरू होने वाली लूनर न्यू ईयर की छुट्टी को बताया जा रहा है। वहीं WHO ने भी चीनी न्यू ईयर पर संक्रमण के तेजी से फैलने की चेतावनी दी थी। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 174 नए मामले सामने आए हैं, 1 की मौत दर्ज की गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अभी 1336 एक्टिव केस हैं। कोरोना के शुरुआती दौर से अब तक देश में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवैक्सीन कोवैक्स को बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी मिल चुकी है। यह बूस्टर डोज यानी कोवैक्स उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है।
शरद यादव को अमित शाह राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। एमपी में आज अंतिम संस्कार होगा। भावुक लालू बोले, ऐसे अलविदा नहीं कहना था भाई। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार को अंतिम दर्शनों के लिए दिल्ली के छतरपुर में उनके आवास पर रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शरद का गुरुवार देर रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मध्य प्रदेश के बाबई तहसील के आंखमऊ गाँव में शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 9:15 पर उनके पार्थिव शरीर को चार्टर्ड विमान से दिल्ली से भोपाल लाया जाएगा। यहाँ से सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव आंखमऊ लेकर जाया जाएगा। यहाँ दोपहर 1:30 बजे पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि उनका जन्म 1 जुलाई 1947 को किसान परिवार में हुआ। राहुल गांधी शुक्रवार को शरद यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब से दिल्ली पहुंचे, तो वहीं सिंगापुर से लालू ने शरद यादव को भावुक विदाई दी। एक वीडियो पोस्ट कर कहा, ऐसे अलविदा नहीं कहना था भाई। लालू ने वीडियो मैसेज में कहा, शरद यादव जी, बड़े भाई की मृत्यु की खबर सुनकर मैं काफी विचलित हूँ। सिंगापुर में लालू की किडनी का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि शरद यादव देश के संभवतः पहले ऐसे नेता हैं जो 3 राज्यों से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। बिहार के मधेपुरा से 4 बार, तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार और उत्तर प्रदेश यानी बदायूं से 1 बार सांसद चुने गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर पश्चिम भारत में टूटेगा रिकॉर्ड। संक्रांति पर सर्दी पीक पर रहेगी। श्रीनगर में खराब मौसम के कारण सभी फ्लाइट्स रद्द। पहाड़ों में पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से सर्दी एक बार फिर से अपना नया रिकॉर्ड कायम कर सकती है। इसी बीच खराब मौसम की वजह से श्रीनगर में शुक्रवार को सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। इधर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जोजिला दर्रे के पास बालटाल में गुरुवार को हिमस्खलन हुआ। गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी के बाद पारा -3 डिग्री तक गिर गया। गुरुवार को लद्दाख के द्रास, कारगिल, कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, गांदरबल, कांचीकुंड, हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, केलांग, भुंतर व उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में बीते 2 दिनों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं शुक्रवार शाम तक उत्तर के पहाड़ी राज्यों में इसके जारी रहने की संभावना बनी हुई है। वहीं 14 जनवरी यानी आज से इन सभी इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा, जबकि हवा की दिशा बदलने से 14 जनवरी की रात से समूचे उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर का एक नया दौर प्रारंभ होगा। वहीं 15 व 16 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान व यूपी में एक बार फिर से तापमान गिरेगा। इन प्रदेशों के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। कई इलाकों में तो पारा 0 से नीचे भी जा सकता है। मौसम एक्सपर्ट नवदीप दहिया ने अगला शीतलहर दौर सही मायने में खतरनाक रहने वाला बताया। 14 से 17 जनवरी यानी आज से 17 तारीख तक भीषण ठंड पड़ेगी। वहीं 3 दिनों यानी 16, 17 और 18 जनवरी को यह पीक पर रहेगा। नवदीप दहिया के अनुसार इससे पहले मैंने अपने कैरियर में पारा इतना गिरते हुए नहीं देखा। यह मैदानी इलाकों में -4 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हरियाणा नॉर्दर्न रेलवे जॉब्स अपडेट। रेल कोच कारखाना सोनीपत में आई भर्ती, 10वीं पास के लिए अच्छा मौका। हरियाणा नॉर्दर्न रेलवे ने रेल कोच कारखाना सोनीपत में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट अथवा संविदा आधार पर की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 16 जनवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। यह भर्ती निःशुल्क यानी फ्री की जाएगी। अधिकतम आयु 50 वर्ष तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। फरीदाबाद में 3 से लेकर 19 फरवरी तक आयोजित होगा सूरजकुंड मेला। अपना घर होगा आकर्षण का केंद्र। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। 3 से लेकर 19 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस मेले में जहां विभिन्न देश व प्रदेशों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा, तो वहीं हरियाणा का अपना घर भी आकर्षण का विशेष केंद्र रहेगा। VIP गेट के पास इस घर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ अर्जुन का पेड़ है और वहीं पर चौपाल बनाई जाएगी जहाँ बैठकर आप हुक्का गुड़गुड़ा सकते हैं। साथ ही आपको पगड़ी बांधने का मौका भी दिया जाएगा। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा अपना घर का विस्तार किया जा रहा है। मुख्य चौपाल के विस्तार के साथ ही पुराने अपना घर की जगह पर अपने कलाकारों के लिए ग्रीन रूम बना दिया गया है। सूरजकुंड मेले में पहुंचने वाले देशी विदेशी पर्यटक जैसे ही VIP गेट से एंट्री करेंगे उन्हें हरियाणा के अपना घर के दर्शन होंगे। पर्यटकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए आसपास के सड़कों को चकाचक किया जा रहा है। तो वहीं सूरजकुंड मेले में इस बार नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम थीम स्टेट के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं मेले में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO से जुड़े कई देश पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोगी बनेंगे। हरियाणा CET रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। हरियाणा SSC ने साझा की ये जानकारी। हरियाणा में ग्रुप C पदों के लिए हुई CET परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि इस रिजल्ट को लेकर बताया कि सभी अभ्यर्थियों को विस्तृत रिजल्ट 15 दिन में जारी कर दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को उसका रैंक भी बताया जाएगा कि वह कुल पास
यानी 3,53,000 विद्यार्थियों में किस स्थान पर खड़ा है। बता दें कि एनटीए की ओर से जारी रिजल्ट अभी तक केवल संबंधित अभ्यर्थी ही अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर देख पा रहे हैं। वहीं एनटीए द्वारा विस्तृत परीक्षा परिणाम जैसे ही हरियाणा एसएससी के पास भेजा जाएगा तो आयोग आर्थिक सामाजिक आधार के अंकों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के दावों की जांच के बाद विस्तृत परिणाम जारी कर देगा। वहीं अभ्यर्थियों की शिकायतों को देखते हुए हरियाणा एसएससी ने दोबारा से पोर्टल खोलने का एक निर्णय लिया है। आयोग ने इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि गलत दावा करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द किया जाएगा। यहाँ पर अभ्यर्थी अपना दावा वापस ले सकेंगे जिन्होंने गलती से या गलत तरीके से आर्थिक सामाजिक आधार पर अंक हासिल किए हैं। साथ ही हरियाणा एसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उनमें से केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 रूपए से कम है। इसके अलावा विधवा और पिता की मृत्यु होने पर मिलने वाले अतिरिक्त अंक पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद संभला बाजार। सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 60,261 पर बंद तो निफ्टी भी 98 अंक चढ़ा। 3 दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 60,261 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 98 अंक उछलकर 17,956 के स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में बढ़त दिखाई दी तो वहीं सिर्फ 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोना 365 रुपए महंगा होकर यानी 56,462 के स्तर पर पहुंच गया है। आपको यहाँ पर बता दें कि इससे पहले इसी महीने 9 जनवरी को सोना सबसे महंगा हुआ था, तब 10 ग्राम के दाम 56,336 रुपए पहुंच गए थे। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में बढ़त देखने को मिली है। 152 रुपए की बढ़त के साथ चांदी 68,115 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं डॉलर की बात करें तो डॉलर रुपए के मुकाबले 4 पैसे कमजोर हुआ है। 1 डॉलर का रेट 81 रुपए 34 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।